चलिए इस चैप्टर में अपन इसके आगे पढ़ते हैं फिर ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ आप लोग जैसे 10th क्लास वगैरह से पढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस यानी किसी कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं वो उसमें जो करंट फ्लो होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, यानी जितनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होगा। यानी डी प्रोपोर्शनल टू आई तो आप लोग जानते ही हैं, तो ओम्स लॉ हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी का साइन टाइम पे v इक्वल टू आई टू आर। ठीक है, तो यहाँ पर r एक कांस्टेंट है क्योंकि एक किसी पार्टिकुलर कंडक्टर के लिए कांस्टेंट रहेगा। मतलब r जो है रेजिस्टेंस, r इसको अपन बोल रहे हैं रेजिस्टेंस जो कि एक पार्टिकुलर कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है। इसकी यूनिट होती है ओम, इसका सिंबल ये रहेगा। ठीक, चलो तो एक r किसी पार्टिकुलर कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है और एक और चीज की रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो वोल्टेज को करंट चेंज करने पर चेंज नहीं होगी, क्योंकि कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं करंट जो फ्लो उसमें चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो है कंडक्टर के डायमेंशंस यानी उसके लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, और एक और टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होता है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर होता है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है रिलेशन अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक, और रेजिस्टेंस का डायमेंशंस के साथ क्या रिलेशन है वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पर ओम्स लॉ से V और I के बीच में एक ग्राफ बना है वोल्टेज करंट के बीच में, तो V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो बनेगा ये इस तरह से, उसका स्लोप अपन निकाले तो आप लोग जानते हैं किसी भी ग्राफ का स्लोप यानी dy बाय dx वो हो जाएगा dy बाय di, क्योंकि किसके इक्वल होगा रेजिस्टेंस के इक्वल। स्लोप जिसको tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, तो इस vi ग्राफ का स्लोप यानी tan थीटा रेजिस्टेंस के इक्वल होगा जो कि कांस्टेंट है। ओके, चलिए अब इसमें आगे बढ़ डिस्कस करते हैं कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस उसके बारे में। ठीक, तो ओम्स लॉ का जो पूरा डेरिवेशन करते हैं तो डेरिवेशन से रेजिस्टेंस का फार्मूला आता है रो एल बाई एल। यानी जब भी किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस अपने को निकालना हो तो इस फार्मूले से रो एल बाई एल से निकालेंगे। तो यहाँ से दिख रहा है कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस एक तो डिपेंड है कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कंडक्टर जितना थीन जितना पतला होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। ओके, एक और डिपेंड कर रहा मटेरियल यानी रेजिस्टिविटी पर। ठीक, और एक और डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, और किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। चलिए रेजिस्टेंस के बाद अब आगे इसमें अपन डिस्कस करते हैं अबाउट द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो। ठीक, तो वही मैंने जैसे बताया कि ओम्स लॉ का जब डेरिवेशन करते हैं तो पूरा उसके अंदर जो कांस्टेंट्स आते हैं a अपान a t स्क्वायर टाउ उसको अपन रेजिस्टिविटी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कांस्टेंट्स की जगह एक नया कांस्टेंट ले रखा है रो जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब इसमें एक ध्यान देने वाली चीज है कि रेजिस्टिविटी एक पार्टिकुलर कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का मास है क्योंकि ऑलरेडी कांस्टेंट है। एक पार्टिकुलर कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब वो भी कांस्टेंट है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है और टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। तो किसी भी कंडक्टर के लिए ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं बनते, केवल ऐसे ही जनरल रिलेशन याद रखने के लिए। ठीक, तो यहाँ से रेजिस्टिविटी की यूनिट रहेगी वही ओम्स लॉ से जो सॉरी रेजिस्टेंस का जो फार्मूला हमने पढ़ा रो एल बाय उससे इसकी यूनिट आ जाएगी ओम मीटर। और किसी भी पार्टिकुलर कंडक्टर की लेंथ या एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज करें, जैसे कॉपर कंडक्टर है उसकी लेंथ चेंज करें मतलब उसको अपन कट करें उसको खींचें दबाएं कुछ भी करें, ठीक, तो लेंथ या एरिया चेंज होगा तो मटेरियल थोड़ी चेंज होगा। जैसे कॉपर कंडक्टर उसको आप खींचोगे दबाओगे उसकी लेंथ चेंज करें उसको कट करें कुछ भी करें तो कॉपर कॉपर ही रहेगा, तो उसकी रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट रहेगी। मतलब लेंथ या रेडियस या एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती होगी मटेरियल एंड टेम्परेचर। जैसे आप मटेरियल चेंज करें कॉपर के लिए अलग होगी सिल्वर के लिए अलग होगी, रेजिस्टिविटी डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होगी। ठीक, और टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन कैसे कि जैसे आप कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो कोलिजन का टाइम है वो कम हो जाएगा क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो रिलैक्सेशन टाइम कम होने से टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम टाउ कम होने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा।
यानी टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बोथ इंक्रीज होते हैं। ठीक है, चलिए इसमें अब न्यूमेरिकल्स करने के लिए खास चीज ध्यान रखने वाली चीज अपने को कि जब भी किसी कंडक्टर की लेंथ या एरिया क्रॉस सेक्शन या उसकी रेडियस जो अपन चेंज कर रहे हैं उसको अपन स्ट्रेच करके या कंप्रेस करके चेंज कर रहे हैं, मतलब उसी कंडक्टर को अपन खींचे या दबाएं, यानी इस तरह से खींचे या दबाएं कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। तो वॉल्यूम यदि कांस्टेंट रहेगा और आप लेंथ चेंज करें या एरिया चेंज करें या रेडियस चेंज करें तो फिर रेजिस्टेंस का रिलेशन लेंथ के साथ रिलेशन ये हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, एरिया क्रॉस सेक्शन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब एरिया जनरली आप पाई आर स्क्वायर अपन लेते हैं तो फिर रेडियस के साथ रिलेशन हो जाएगा आर की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी स्ट्रेच करें या कंप्रेस करके आप लेंथ एरिया या रेडियस चेंज कर रहे हैं तो रिलेशन लेंथ एरिया और रेडियस के साथ ये वाले यूज करेंगे। ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ, सिलेंड्रिकल कंडक्टर का वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ कांस्टेंट है, तो लेंथ और एरिया एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, तो रिलेशन रो एल बाय ए से, ठीक है, आप यदि एरिया को हटाएं तो एरिया लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस का रिलेशन लेंथ के साथ एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऐसे सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखना है। चलिए इसमें अब जो अपना रेजिस्टेंस का फार्मूला पड़ा है रो एल बाय, अब उसमें किस तरह से न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो अपन कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ एनी कंडक्टर इज इंक्रीज बाय 0.1% बाय स्ट्रेचिंग, मतलब उसको स्ट्रेच करके अपन लेंथ को 0.1% बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कितना परसेंट चेंज होगा। ठीक, चलो तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि उसको स्ट्रेच करके आप लेंथ चेंज कर रहे हैं, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो रिलेशन यूज होगा आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। और एक चीज ध्यान रखना, पूरे पूरे फिजिक्स के अंदर या किसी भी चैप्टर के अंदर जब भी परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में चेंज 8% से कम हो, यानी परसेंटेज में चेंज 8% से कम हो, यानी 8% से कम, तो आप ये एरर वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। और आप लोगों ने एरर में पढ़ा है, रिलेटिव एरर में या परसेंटेज एरर में, कि जब भी स्मॉल चेंज करते हैं तो यहाँ पर पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाती है रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर निकालते समय। तो यहाँ पर अपन इसमें रेजिस्टेंस में जो परसेंटेज चेंज है परसेंटेज एरर है वो पावर को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ में चेंज दिया 0.1% तो रेजिस्टेंस में चेंज हो जाएगा 0.2%। पर ये पावर से मल्टीप्लिकेशन जो डायरेक्ट करना वो स्मॉल चेंज के लिए है। ठीक, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया कि यहाँ पर लेंथ जो इंक्रीज करें वो 20% इंक्रीज करते हैं, वैसे हम स्ट्रेच करके तब रेजिस्टेंस कितना परसेंट इंक्रीज होगा। तो अब यहाँ परसेंटेज में चेंज 8% से ज्यादा है तो अपन डायरेक्ट पावर से मल्टीप्लाई करके सोल्व नहीं करेंगे, जबकि इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। रिलेशन तो वही आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ से इसको दो कंडीशंस के लिए अपन प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर r2/r1 = l2/r1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब परसेंटेज वाले जब भी क्वेश्चंस करें तो जिस क्वांटिटी को चेंज करें उसको इनिशियली आप 100 ले लें। ठीक, तो मैंने इनिशियल लेंथ को 100 मान लिया। ओके, फिर लेंथ को क्वेश्चन में दिया 20% बढ़ाई तो फाइनल लेंथ हो गई 120%, सॉरी 120। यहाँ रख के इसको सोल्व किया तो ये आ गया 1.44, यानी रेजिस्टेंस हो गया इनिशियल रेजिस्टेंस का 1.44 टाइम्स। ठीक, या परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करें तो रेजिस्टेंस हो गया 144% हो गया। 144% तो बिकम से मतलब रेजिस्टेंस इतना परसेंटेज में इतना हो गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा चेंज, तो चेंज कितना आएगा, वापस वो 100 को माइनस कर दें तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया 44%। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं आगे कि जैसे आप रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू कॉपर कंडक्टर्स इज 1:2 एंड रेशियो ऑफ देयर रेडियस इज 1:3, देन रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस विल बी। ठीक, अब दो कॉपर कंडक्टर्स की लेंथ और रेडियस का रेशियो दिया तो रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर रिलेशन होगा रो एल बाय से, एरिया का सेक्शन हो जाएगा बाय आर स्क्वायर। ठीक, अब दोनों कॉपर कंडक्टर है तो रो तो कांस्टेंट होगा, दोनों का मटेरियल सेम है तो रो कांस्टेंट है, डिफरेंट क्या है दोनों के लिए एल और रेडियस, तो लेंथ और रेडियस का रेशियो दिया है। ठीक है, ये आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, तो लेंथ और रेडियस के रिलेशन से रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या वैल्यू पुट करेंगे तो रेजिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा 9/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर किसी एक कंडक्टर के लिए वोल्टेज करंट ग्राफ दिया है, किसी भी एक कंडक्टर के लिए दो डिफरेंट टेम्परेचर पर T1 और T2 दो डिफरेंट टेम्परेचर पर वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ दिया है, तो आपको बताना है व्हिच रिलेशन इज करेक्ट, मतलब T2 और T1 में रिलेशन बताना है।
चलो तो देखो यहाँ पर अपन पढ़ चुके कि वी आई ग्राफ का स्लोप जो है टेन थीटा वो रेजिस्टेंस के इक्वल होता है और रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो यहाँ पर लिखा है कि इस ऊपर वाले ग्राफ का इस वाले सेकंड ग्राफ का स्लोप ज्यादा है और ग्राफ का स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस ग्राफ का स्लोप ज्यादा है यानी रेजिस्टेंस ज्यादा और रेजिस्टेंस ज्यादा तो टेम्परेचर भी ज्यादा है यानी करंट रिलेशन होगा T2 ग्रेटर देन T1। ठीक, चलिए इसमें फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको एक क्यूबाइल शेप का कंडक्टर दिया है और इसके फेस ए और बी और इसके फेस सी और डी के बीच में अपने को रेजिस्टेंस निकालना है। इसके डायमेंशंस दिए हैं 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये आपको कभी भी कोई डायग्राम दिया है और उसके किन्हीं भी दो फेसेस से किन्हीं दो एंड्स के बीच का रेजिस्टेंस निकालना हो, चलिए तो फार्मूला पर यूज करेंगे रो एल बाय सबसे पहले निकालते बिटवीन ए एंड बी। यहाँ रो की वैल्यू दे रखी है 5 ओम मीटर, यूनिट का ध्यान रखिए सब एमकेएस में लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि आपने को रेजिस्टेंस निकालने जिससे पहले फेस ए एंड बी के बीच, तो जिन फेस के बीच में जिन एंड्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना लेंथ उनके बीच की लेंगे। तो यहाँ पर ए और बी के बीच की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में लिया 10 × 10⁻² मीटर। ओके, एरिया जिन फेसेस के बीच निकाले उन उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। तो फेस ए या फेस बी का एरिया हो जाएगा 2 × 3 सेंटीमीटर, उसको मैंने मीटर में लिया। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 50/6 × 10⁻² ओम। सिमिलर सी और डी के बीच में निकाल रहे हैं तो सी और डी अपर एंड लोअर फेसेस है, ये ऊपर और नीचे के जो फेसेस है अपर एंड लोअर फेसेस, ये सी एंड डी उनके बीच की लेंथ है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, डायग्राम में दिख रहा है, उसको मीटर में लिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फेस सी या फेस डी का लेंगे तो देखिए यहाँ से डी फेस का एरिया हो जाएगा 10 × 2 सेंटीमीटर में, उसको मीटर स्क्वायर में लिया। ओके, चलो तो इसका आंसर आएगा 3/4 × 10⁻² ओम। ठीक,